हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिखा शर्मा और हम पढ़ने वाले हैं आज बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर में अपन डिसीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे ना, क्या क्या डिसीजेस जो है इंपॉर्टेंट फीमेल्स रिलेटेड डिसीजेस हम डिस्कस करेंगे। चाइल्ड हेल्थ केयर की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे बेटा मेन इंपॉर्टेंट रोल जो जिन्होंने किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, उसमें आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्ट के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं और हम आरसीएच के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जो आरसीएच है वो क्या है, किस बारे में काम करता है, उस पर बात करेंगे। आरसीएच बेटा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट रन करती है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बहुत सारे टॉपिक्स पे वर्क करता है, जैसे पेरेंट्स की हेल्थ ना, जैसे मदर की जो हेल्थ है उस पे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर वर्क करता है। मदर में प्री नेटर और पोस्ट नेटर, मतलब बच्चे को जन्म लेने के पहले, बिफोर बर्थ जिसे अपन कहेंगे है ना, जन्म लेने के पहले और जन्म लेने के बाद, जन्म लेने के बाद, जन्म के बाद, इन दोनों परिस्थितियों में माँ का कैसे ख्याल रखा जाना चाहिए, इस पे काम करता है कौन, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। जन्म के पहले और जन्म के बाद मदर का क्या ध्यान देना चाहिए। साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी देता है हमें, है ना, कि मदर की हेल्थ केयर के साथ साथ कुछ चीजों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाता है, इंस्ट्रक्शन के, निर्देश देने के। इसमें वो निर्देश देने का काम करते हैं। किस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर कराती है ना, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उस पे ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, और मदर को जन्म के पहले बच्चे के क्या खाना चाहिए, किस प्रकार की गोलियां लेनी चाहिए, और जन्म के बाद किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए और किस प्रकार की गोलियां लेनी चाहिए। आरसीएच साथ में युवा अवस्था वाली महिलाओं पे भी काम करता है ना, यंग एज वाली वेमेन्स पे भी काम करता है। 12 से जो 18 साल की गर्ल्स हैं उनके लिए आरसीएच क्या कर रहा है, आरसीएच बेटा उसमें ये बताता है कि हमें किस टाइप से इस एज में हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस एज में साफ सफाई का जो है ध्यान, उस पे ध्यान रखने की बात आरसीएच करता है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर कहता है कि कैसे हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, कैसे हाइजीन का हमें ध्यान देना चाहिए इस एज की गर्ल्स को। और भोजन जो है, जैसे आयरन की कमी, एनीमिया, अनीमिया जो है वो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में फेमस है ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरसीएच जो है वो रेगुलर आयरन की गोलियां भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कराता है, वितरित कराता है अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे, और साथ में ट्रेनिंग भी देता है कि एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जिससे कि एक प्रॉपर हेल्थ केयर बनी रहे। इसके अलावा आरसीएच क्या कर रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ध्यान देता है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान देता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान देता है आरसीएच। आरसीएच कहता है कि भाई जो भी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी जानकारी हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एज में मिलनी चाहिए। इसलिए स्कूल में ही रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी दे दी जाती है, स्कूल में ही जो है बच्चों को जानकारी मिल जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। साथ में उनको पेरेंट्स से कुछ जानकारी मिलती है, कुछ गार्जियन से उनको हर जानकारी मिलेगी, अपने कुछ सिबलिंग से, भाई बहनों से कुछ जानकारी मिलेगी। तो आरसीएच कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी जो है हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मिलती रहनी चाहिए रेगुलरली ना, जिससे कि एक सही उम्र में सही जानकारी जो है वो सही तरीके से जीवन को चलाने में हेल्पफुल हो सकती है। ठीक, आरसीएच इसके अलावा किस बारे में बात करता है, आरसीएच कहता है हमें कि हमें स्कूलिंग जो है वो सारे एजुकेशन में हमें भेदभाव नहीं करना है ना, एजुकेशन में हमें
भेदभाव नहीं करना है, गर्ल्स और बॉय चाइल्ड दोनों को जो है, गर्ल और बॉय दोनों चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी, समानता दी जानी चाहिए। हेल्थ बेस्ड है ना, हेल्थ बेस्ड समानता प्रदान की जानी चाहिए। एजुकेशन में इक्वल होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, एजुकेशन में समानता होनी चाहिए। अगला आरसीएच क्या बोल रहा है? आरसीएच कह रहा है कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ हमें और क्या ध्यान देना चाहिए, कि आरसीएच कह रहा है हमें जो है अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए, है ना, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए। ये आरसीएच कहता है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने चाहिए हमको, ना, रेगुलरली हॉस्पिटल्स जाना चाहिए, रेगुलर जो है हमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स पे एसोसिएट करना चाहिए। जो गवर्नमेंट के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। तो गवर्नमेंट के जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उस पे ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा देखो इन सारे टॉपिक्स पे और कौन वर्क कर रहा है, इन रिप्रोडक्टिव या इन सारे टॉपिक्स पे और कौन वर्क कर रहा है? एनजीओ भी कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इन सारे कामों पे वर्क कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं वो समाज की सेवा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं लोगों को जाकर कि कैसे हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, इस बारे में बता रहे हैं। आरसीएच और बेटा क्या कहता है? आरसीएच कहता है कि जो मैरिजेबल एज है ना, जो शादी करने की एज होती है, मैरिज की जो एज होती है वो क्या होनी चाहिए, वो भी कम कर दी गई है पहले से ना। मैरिज की एज कम कर दी गई है, क्यों कम कर दी गई है? जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनी रहे, कम एज में महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, इसके अलावा अपन आ जाते हैं टॉपिक है इसके बाद प्रॉब्लम्स। क्या है बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज होने के? ये अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी हमें पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण ना। जो समस्याएं हैं, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है ना, जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी हमें किसके कारण? पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण, बढ़ने के कारण क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ती है बताओ? जैसे सोशल इवेंट्स बहुत आ जाएंगे ना, अवधारणाएं बहुत आ जाएंगी, सोशल इवल आ जाएंगे, अवधारणाएं, अवधारणा आ जाएगी, सोशल इवल्स बहुत बढ़ जाएंगे ना। साथ में जनसंख्या बढ़ने से पता है आपको और क्या परेशानी हो सकती है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, है ना। और क्राइम बढ़ेंगे बेटा, एक ये भी प्रॉब्लम है कि क्राइम बढ़ेंगे, ठीक है, क्राइम बढ़ेंगे। जितने भी अभी क्राइम इंक्रीज क्यों होते हैं? क्योंकि रिसोर्स कम हो जाते हैं। रिसोर्स समझते हो आप लोग? मतलब जो भी हमारे आसपास सुविधाएं है ना, वो सुविधाएं कम हो जाती है। जब सुविधाएं कम हो जाएंगी तो फिर जो है लोग क्राइम ज्यादा करेंगे, गुनाह ज्यादा करेंगे, है ना। तो अब बेटा इसके कारण क्या होगा? क्राइम बढ़ेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं इसका, ये बताओ। सॉल्यूशन क्या है? अपन कैसे इन सारी चीजों को रोक सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं? इसका एक सॉल्यूशन है एजुकेशन, एक सॉल्यूशन है इसका एजुकेशन इज मस्ट फॉर प्लानिंग ना। एजुकेशन इज मस्ट फॉर प्लानिंग। पहला अपन क्या कर सकते हैं बेटा? शिक्षा प्रदान कर सकते हैं सबको, है ना। इसमें अपन ने क्या स्लोगन पढ़ा था? अगर हमें जनसंख्या कम करनी है, रिप्रोडक्ट जो आरसीएच है वो पॉपुलेशन हेल्थ यानी जनसंख्या के बारे में भी काम करता है ना। तो जनसंख्या के बारे में भी काम कर रहा है ना। जनसंख्या वृद्धि ना हो हमारे देश में, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि एजुकेटेड हो लोग। सर्व शिक्षा अभियान इसके लिए चलाया गया है, इसके लिए बेटा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है।
सर्व शिक्षा अभियान में कितनी से कितनी उम्र तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? 6 साल से 15 साल तक के बच्चों को, जब तक वो 10th या 12th कंप्लीट नहीं कर लेते, फ्री एजुकेशन उनको दिया जाता है ना। 12th तक के फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, सर्व शिक्षा अभियान। इसके अलावा एजुकेशन में देखो बहुत सारे अभियान भी आ जाते हैं, जैसे आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी 1951 का आ जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं अपन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसमें हम दो हमारे एक वाला स्लोगन आएगा, है ना। हम दो हमारे दो नहीं, अपन ने क्या पढ़ा था इसमें? हम दो हमारे एक, या हम दो हमारे दो, है ना। ये स्लोगन हमें याद रखना है कि कम से कम जनसंख्या हो, जितनी कम हो सके उतनी जनसंख्या। ये कैसे आएगा? एजुकेशन से आएगा लोगों के अंदर ना, कि एजुकेटेड होंगे तब उनको। अगला बेटा, अगर जनसंख्या कम करनी है, इससे अपन को याद रखना है इंसेंटिव देना है उनको। इंसेंटिव का मतलब होता है उपहार देना है। हमें क्या करना है? उपहार देना है। हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट करना है उनको, कुछ ना कुछ उपहार देना। हाँ भाई, हम दो हमारे दो और हम दो हमारा एक ना, ऐसे दो स्लोगन जो है ये चलते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि गिफ्ट देना चाहिए। हमें क्या देना चाहिए? उपहार देना चाहिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। किसको देंगे हम गिफ्ट? जिनकी जनसंख्या कम होगी, जिनके परिवार में जनसंख्या कम होगी, कम लोग होंगे, उनको हम उपहार कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी माता पिता की एक ही बच्चे हैं या दो ही बच्चे हैं, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे? उनको गिफ्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ग्रीन कार्ड की तरह। ग्रीन कार्ड सुना है सबने? ग्रीन कार्ड बेटा होता है जिसमें जिन माँ बाप के दो ही बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली भी वीक होना चाहिए वो। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ गिफ्ट कर देते हैं, उपहार दे देते हैं। तो आप उनको कम बच्चे वाली फैमिली को कुछ ना कुछ राशन या कोई राशनिंग फैसिलिटी के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट, तोहफे, उपहार दोगे तो रहेगा। अगला आपको याद रखना है, मस्ट से मैरिजेबल एज, है ना। मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज का मतलब है शादी करने की जो उम्र है वो चेंज कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। क्या कर दी गई है? 18 और 21। 18 गर्ल्स की है और बॉयज की है, बढ़ा के कितनी कर दी गई है? बॉयज की भी 18 थी, तो बॉयज की बढ़ा के कितनी कर दी गई है? लड़कों की 21 कर दी गई है ना। अब देखो, लड़कों की एज उम्र 21 कर दी गई, तो एक गैप मिल गया ना, क्योंकि आपको पता है कि अपनी इंडिया में क्या सिचुएशन है। अपने इंडिया में बेटा 15 से लेके 25 साल तक की उम्र की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो इसी एज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी होती है, बीमारी भी इसी एज में होती है और जनसंख्या भी इसी एज में बढ़ती है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने शादी करने की जो उम्र है लड़कों की क्या कर दी है? 18 से 21 कर दी है। अगला क्या है इसके बाद इम्पोर्टेंट? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। प्लानिंग करिए, है ना। हमें देश को सिखाना है कि प्लानिंग करें। अगर आप इतना अर्निंग कर रहे हैं, आप अगर कम पैसे कमा रहे हैं, तो आपके घर के जो है मेंबर भी कम होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो ऐसे करके हमें प्लानिंग करना सिखाना है अपने घर के मेंबर्स को 1951 वाले एक्ट के तहत। कौन सा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? इसका कोड याद रहेगा, एजुकेशन इज मस्ट फॉर प्लानिंग ना। कोड से याद रखना है हमको कि एजुकेशन देनी है लोगों को अच्छी, उन्हें इंसेंटिव देना है यानी उपहार देने हैं उनको, उन्हें मैरिजेबल एज हमने कम कर दी और प्लानिंग के साथ हम प्रोग्राम्स को चला रहे हैं। ठीक, अब क्या फैक्टर्स होंगे जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है? अगला टॉपिक ये करें अपन, इसको कर दूं अब। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी कि कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और बढ़ क्यों रही है, रीजन क्या है उसके, है ना। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण अपन देखते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, क्यों बढ़ रही है, इस पे बात करेंगे अपन। तो बेटा जनसंख्या बढ़ने का कारण है सबसे पहला
हॉस्पिटल फैसिलिटी, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सब पे बात करेंगे अपन जनसंख्या वृद्धि के कारणों में। तो सबसे पहले कर लेते हैं अपन बर्थ रेट पे बात, है ना, यानी जन्म दर। जन्म दर बढ़ रहा है घट रहा है, बताओ जल्दी। तो जन्म दर जो है यानी बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट की अपन बात करें तो बर्थ रेट बढ़ रहा है ना। क्यों बढ़ रही है जन्म दर? क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी होती जा रही है। अपन ने मदर वाला टॉपिक जो आरसीएच का पढ़ा था उसमें अपन ने ये भी बात की थी कि जो माताएं हैं आजकल वो मदर्स क्या है हॉस्पिटल्स जाने लगी हैं ना ट्रीटमेंट के लिए, और ये प्रमोट भी करता है आरसीएच। आरसीएच का कहना है कि जो भी मदर्स हैं वो ट्रीटमेंट के लिए अपने, या फिर मदर्स जो है अपनी डिलीवरी के लिए वो कहाँ पे जाएं, हॉस्पिटल फैसिलिटी में जाए। तो हॉस्पिटल फैसिलिटी में जाते हैं तो मृत्यु दर कम हो जाती है मदर की, है ना, और बच्चे का जन्म भी बहुत सुरक्षित तरीके से हो जाता है। बच्चे का जन्म भी सुरक्षित तरीके से होना मतलब कि डेथ रेट कम होना बच्चों की। तो जन्म दर बढ़ रही है बच्चों की भी, किस किस की, बच्चों की भी और चाइल्ड की भी और मदर की। दूसरा हो जाएगा बेटा सेकेंड आपका टॉपिक इसमें डेथ रेट ना। सेकेंड आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? डेथ रेट, मृत्यु दर। मृत्यु दर कम होती जा रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है। मृत्यु दर जो है वो अपने देश में कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई रीजन हॉस्पिटल फैसिलिटी। तो तीसरा अपन लिख ही लेते हैं कि हॉस्पिटल फैसिलिटी जो है, हॉस्पिटल की सुविधाएं जो है वो हमारे देश में बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और अगला टॉपिक क्या है बताओ? जन्म दर और मृत्यु दर के अलावा अपने देश में आ ज्यादा लोग रहे जाने की बजाय, है ना। इसको ये सुना होगा आपने, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, है ना। तो इमिग्रेशन कहते हैं इसको, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब हो रहा है आ ज्यादा लोग रहे, और एमिग्रेशन का मतलब होता है जा ज्यादा लोग रहे, है ना। एमिग्रेशन का मतलब हो रहा है कि जा ज्यादा लोग रहे, जा कम लोग रहे, सॉरी, जा कम लोग रहे हैं और आ ज्यादा लोग रहे, ठीक है। इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही। और क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि के बताओ? लिटरेसी ना, एजुकेशन, साक्षरता। लिटरेसी जो है वो इंडिया में कम है, लोग साक्षर कम है, एजुकेटेड कम है, तो उनको पता नहीं है कि जनसंख्या बढ़ने से उन्हीं के पास रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, ये भी एक रीजन है। और कुछ बचा है अपना, माइग्रेशन हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे अपन ने चाइल्ड वाले पे बात कर ली, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी हो गया अपना। बस रिप्रोडक्टिव एज ज्यादा है, इस पे अपन पहले भी बात कर चुके हैं। हालांकि एक तो ये बात है कि रिप्रोडक्टिव एज ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग, रिप्रोडक्टिव एज पता है ना आपको, 15 to 25 ईयर्स को आइडियल माना जाता है। तो यंग लोग हमारे इंडिया में ज्यादा है इन कंपैरिजन। अगर हम मतलब अगर बड़ी उम्र के या छोटी उम्र के बच्चों की बात करें, टीनेजर्स की बात करें, या फिर हम बड़े उम्र के बच्चों की बात करें, तो उसके बजाय हमारे पास यंग लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। क्लियर है पॉपुलेशन? जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है? पहला बताओ, मृत्यु दर है। और क्या है? जन्म दर है। मृत्यु दर कम हो रहा है, जन्म दर बढ़ रहा है। और क्या है बताओ? इमिग्रेशन। इमिग्रेशन यानी अपने देश में आने वाले लोगों की जनसंख्या जो है वो ज्यादा है, पर अपने देश से जाने वाले ना, अपने देश से जाने वाले उसको बोलते क्या है? उसको बोला जाता है एमिग्रेशन। ई आ जाएगा इसमें, ई, एमिग्रेशन। इसकी जनसंख्या कम है। अपने देश में बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, आईएमआर। आईएमआर कहा जाता है इसको, इंग्लिश में लर्न करना पड़ेगा, है ना। इनमें इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है
0 से 2 साल के बच्चे है ना, जो 0 से 2 साल के बच्चे हैं उनका मृत्यु दर जो है वो अपने आप कम हो गया है, और एमएमआर भी कम हो गया है। एमएमआर क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मदर की होने वाली, है ना, मदर की जो मृत्यु है वो भी कम हो गई है अपने इंडिया में। क्यों हुई है? क्योंकि अपने देश में हॉस्पिटल फैसिलिटी ये सब कम हुआ है, हॉस्पिटल फैसिलिटी बढ़ने के कारण। ठीक है, हॉस्पिटल फैसिलिटी बढ़ने के कारण, कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण। कोई पॉइंट छूटा है इसमें? नहीं, सब पॉइंट्स हो गए अपने। एक वो भी बता दिया था आप लोग को, वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से बताते हैं 1.2 बिलियन हो गई है। एक एमनियोसेंटेसिस कर लेते हैं फिर से, करो इसको नेक्स्ट। एक तो ये नेक्स्ट नहीं हो रहा है ना सर, ये नेक्स्ट होना चाहिए, ऐसे ये पेज बदल जाए और हम पुराना भी देख सकें, ये वाला भी देख सकें, ऐसा होना चाहिए इसमें। अब अपन टॉपिक कर रहे हैं जो, क्या नाम है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें सिंपल जो वुम्ब है मदर, ठीक, एक डायग्राम बना के बताती हूँ मैं आपको तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। मदर है, मदर का आपको याद होगा यूट्रस में, मदर का जो यूट्रस है उसमें 3 लेयर्स है ना, ये लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। तीसरी जो है वो एंडोमेट्रियम है, सबसे बाहर वाली कौन सी है, पेरीमेट्रियम, और बीच वाली मायोमेट्रियम। याद है इतना सबको? यहाँ पे बेटा फीटस इम्प्लांट होता है, मतलब यहाँ हम फीटस को, बच्चे को इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, बच्चे को यहाँ पर जो है इम्प्लांट होता है। तो इम्प्लांट होने के बाद बच्चा जो है उसको किससे, प्लेजेंटा से सब कुछ मिलने लगता है ना, उसको प्लेजेंटा सब कुछ मिलने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, वैसे उसको हार्मोन्स मिल रहे हैं, वैसे उसको प्रोटीन मिल रहा है, सारा प्लेजेंटा की मदद से। थोड़े टाइम बाद क्या सिचुएशन होती है कि बच्चे के आसपास एक शेल बन जाता है। जैसे लाख इंसेक्ट देखा है, लेसीफेरा लेका कैसे रहता है, लेसीफेरा लाख का एक इंसेक्ट है, वो मलबरी ट्रीज के ऊपर पता कैसा रहेगा, सिल्क वाली मलबरी ट्रीज पे जब रहता है या किसी भी ट्री पे रहेगा तो वो क्या करेगा, एक शेल बना लेता है अपना, ऐसा घर टाइप का बना लेता है छोटा सा ना। तो वैसे बच्चा क्या है, ऐसा पूरा कवर कर लेता है, और इसके अंदर जो है वो मुझे कुछ बोल रहे हैं आप, इसके अंदर जो है क्या होगा, फिल हो जाएगा लिक्विड ना, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे लिक्विड फिल हो जाता है। यहाँ पे पूरा ऐसे लिक्विड भरा रहता है, पूरा ऐसा लिक्विड भरा रहेगा, और अंदर क्या है, फीटस है, बच्चा है, इसके अंदर फीटस है, बच्चा है। लिक्विड दिख रहा है आपको, इसमें क्या होगा बेटा, लिक्विड आ जाएगा फिर, और इस लिक्विड के बीच में ऐसे सेल्स तैरती रहती है, ऐसे सेल्स रहती हैं। तो इस फ्लूइड को अपन बोल देते हैं बेटा एमनियोटिक फ्लूइड, इस फ्लूइड को अपन बोल देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, और इसके सेल्स को बोलते हैं एमनियोटिक सेल्स। ठीक, तो अब बात कर क्या रहे थे, एमनियोसेंटेसिस की। इतना क्लियर है? एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है, हम मदर के एमनियोटिक फ्लूइड में से इंजेक्ट करके, है ना, मदर के एमनियोटिक फ्लूइड में से अपन क्या करते हैं, इंजेक्ट करके ऐसे इंजेक्शंस के थ्रू लिक्विड को बाहर निकाल लेते हैं, लिक्विड को बाहर निकाल लेते हैं। अब इस लिक्विड को अपन ने क्या किया, एक जार के अंदर कलेक्ट कर लिया, है ना, इस लिक्विड को अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक जार के अंदर इस लिक्विड को लाके भर लिया, ऐसे करके अपन ने उस लिक्विड को लाके ऐसे भर लिया। इस लिक्विड में अपन ने क्या किया, चेक किया इसकी सेल्स निकाल के। अब ये किन कोशिकाओं से बना हुआ है, ये बताओ मुझे, ये किन कोशिकाओं से बना हुआ है, कौन सी सेल से बना हुआ है? ये बेटा उन्हीं कोशिकाओं से बना है जिस कोशिका से जाइगोट बना था, जाइगोट बना था अपना फ्यूजन से, मेल और फीमेल गैमीट से। वही कोशिकाएं जब डिवाइड हुई थी तो उसको याद करो, उसने क्या बना लिया था, ब्लास्टोसिस्ट बना लिया था। याद है, ब्लास्टोसिस्ट के बीच वाली जो से कोशिकाएं थी उसको अपन ने क्या बोला था,
स्टेम सेल्स थी वो, है ना, जो बीच वाली सेंट्रल कोशिकाएं थी ये वाली, और आसपास वाली कुछ ट्रोपोब्लास्ट बना लिया था इनने, ट्रोपोब्लास्ट वाली जो कोशिकाएं थी। तो इन्हीं कोशिकाओं से, जिससे फीटस बना है, उन्हीं कोशिकाओं से एमनियोटिक फ्लूइड भी बना है, उन्हीं कोशिकाओं से बना है। तो हम क्या करेंगे, इस कोशिका में टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या कंडीशन है, हाँ क्या कंडीशन है सेल के अंदर, कैसे क्रोमोसोम्स हैं, कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। और ये परमिशन इसकी जब हमें एमनियोसेंटेसिस की मिली है ना, जो हमें गवर्नमेंट ने इसमें परमिशन दी है, वो किसके लिए दी है? गवर्नमेंट में से जेंडर डिफाइन करने के लिए नहीं दी है, लिंग पता करने के लिए नहीं दी है कि लड़की है कि लड़का है, ये अवैध है। लड़की और लड़का फीटस का पता करना, भ्रूण का पता करना, ये अवैध माना जाता है। एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया सरकार ने अलाउ करी है, क्या पता करने के लिए? जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस की दी है। जबकि फीटिसाइड यानी भ्रूण हत्या जो है, भ्रूण हत्या, इसके लिए नहीं गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, ये अलाउ नहीं है, इलीगल है ये, ठीक है। तो याद क्या रखना है? जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए। जेनेटिक डिसऑर्डर में भी कैसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं ना, जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे कि एग्जांपल, अब आपको लग रहा होगा मैम एग्जांपल क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर का? बहुत सारी, सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया पता कैसी होती है? हंसिया के शेप की हो जाती है कोशिकाएं ना। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? क्लेनेफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम और हीमोफीलिया ना, हीमोफीलिया हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी, थैलेसीमिया ना, एनीमिया, हाँ, अगर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर एनीमिया ही तो कॉज कर देती है। अब सिकल सेल एनीमिया में भी आखिरकार क्या हो रहा है? एनीमिया ही हो रहा है ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो जीन से, जो माँ बाप से बच्चों में आती है, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पहले बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर आया है, तो ही गवर्नमेंट अलाउ करेगी दूसरे बच्चे का एमनियोसेंटेसिस करा के पता कराने के लिए। और फिर उसमें गवर्नमेंट का प्रावधान है कि अगर वो चाहे तो भ्रूण को जो है अबॉर्ट करा सकते हैं। ठीक, खत्म एमनियोसेंटेसिस, अच्छे से क्लियर है। कितने महीने में करा सकते हैं? 14 से 18 हफ्ते में, वीक में आइडियल माना जाता है, हफ्ते में, सॉरी मंथ में, ठीक है। मंथ मतलब तो वो 9 मंथ पूरा बड़ा हो जाएगा बच्चा, 9th मंथ क्रॉस कर जाएगा। 14 से 18 हफ्ते में अपन टेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका याद कर लो, एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पाया जाता है ना, ये पता होना चाहिए। एमनियोटिक कोशिकाओं से पता करते हैं हम एमनियोसेंटेसिस। क्या इसमें भ्रूण पता करना अलाउ है? नहीं, इसमें भ्रूण बच्चे का जो है लिंग पता करना जो है भ्रूण का, वो गलत है ना, गैर कानूनी है। जेनेटिक डिसऑर्डर पता की जा सकती है क्या? हाँ, किया जा सकता है। ये कानूनन जुर्म है क्या जेनेटिक डिसऑर्डर पता करना? नहीं, तो इसलिए किया जा सकता है, ये करेक्ट आंसर। कितने हफ्ते में आप पता कर सकते हो? 14 से 18 हफ्ते के बीच में आप पता कर सकते हो कि भ्रूण की क्या स्थिति है। ठीक, चेंज करें स्लाइड। देखो अगला टॉपिक अब अपन नेक्स्ट करने वाले हैं इसके बाद, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, जो आज नया टॉपिक चालू कर सकते हैं वो है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, नया टॉपिक जो आज अपन स्टार्ट करेंगे उसमें अब अपन कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक कॉन्ट्रासेप्शन में, मतलब इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है बेटा कॉन्ट्रासेप्शन? ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हो आप हिंदी में? गर्भ निरोध। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोध। गर्भ निरोध की प्रक्रिया में बेटा होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब अनचाही प्रेगनेंसी नहीं हो, अनचाही प्रेगनेंसी हो ना, अनचाही प्रेगनेंसी हो, उससे बचने के लिए ना, उससे बचने के लिए जो रोकथाम किया जाता है उसे अपन गर्भ निरोध कहते हैं। उससे बचने के लिए जो रोकथाम किया जाता है
वह गर्भ निरोध कहलाता है। क्लियर है इतना? आदर्श गर्भ निरोध बेटा क्या कहलाएगा? आदर्श गर्भ निरोध जो है आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, है ना, क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें। पहली बात तो भाई सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, है ना, चीप होना चाहिए, मतलब चीप होना चाहिए। दूसरी बात है कि आसानी से मिल जाए ना, उपलब्ध हो जाए, उपलब्ध आसानी से होना चाहिए, उपलब्धता आसान होनी चाहिए ना, इजीली अवेलेबल। तीसरी बात ये है कि साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ नुकसान नहीं होने चाहिए उसके, है ना। तो तीसरी बात है साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना, नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान रहित होना चाहिए, और रिवर्सिबल होना चाहिए, है ना, होता नहीं है, होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब पुनः उपयोग करने वाला ना, तो पुनः उपयोगी होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। और रिवर्सिबल होने के साथ साथ और क्या है, सस्ता होगा, अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए मार्केट में आसानी से, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पुनः उपयोग करने वाला होना चाहिए, है ना। और कुछ बचा है इसमें, बस इफेक्टिव होना चाहिए, है ना, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक, खराब ना हो, ऐसा हो, कोई बीमारियों से बचाने वाला होना चाहिए ना, एक तो बीमारियों से बचाए, खुद उसमें खुद में कोई ऐसा केमिकल नहीं होना चाहिए जो नुकसान करे आगे के लोगों को। तो ये सब ध्यान रखना है एक आदर्श गर्भ निरोध में, ठीक। इफेक्टिव मतलब जो काम के लिए उसे यूज किया जा रहा है वो काम करना चाहिए, है ना। अगला करें टॉपिक नेक्स्ट के टाइम।